हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने बनाई है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्या है? ये एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है हर एक चैप्टर में। और आपने देखा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उन सब में इन एक्टिविटीज पर क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आपको जो आपका सैंपल पेपर है ना जो सीबीएसई ने रिलीज किया उसमें भी मिले होंगे। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज सारी एक्टिविटीज को रिवाइज करेंगे और उनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन उनकी हैं, वो सारी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.1 से। तो चैप्टर 1 में जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो क्या कह रही है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब मैग्नीशियम रिबन लिया गया, पहले एक्टिविटी समझा देती हूँ। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, इसको बर्नर में हम बर्न कर रहे हैं, हम इसको जला रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिल रहा है। ये पूरी एक्टिविटी में हुआ है। लेकिन जब हमने इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम को हमने सैंड पेपर से रब किया। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि सैंड पेपर से हमने इसको रब क्यों किया, व्हाई। तो इसका आंसर है बेटा, जो ये मैग्नीशियम है इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। कैसी है ये? रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देती है। तो आंसर क्या होगा, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द रिबन, है ना। हम इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको क्या किया, रब करने के बाद, क्लीन करने के बाद टोंग से पकड़ा एंड फिर इसको बर्न किया स्पिरिट लैंप या बर्नर में। उसके बाद जो भी आपको मिला वो आपने इस जो आपकी वॉच क्लास है उसमें इकट्ठा किया और पूछा, इसमें पूछा गया आगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये मैग्नीशियम का रिबन था, सॉलिड था, इसको हमने क्या किया, जब बर्न किया तो ये ऑक्सीजन जो एयर है, दैट आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में, जलने में हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन गैस के साथ हमने इसको बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर है। तो ये रिएक्शन बनी यहाँ पर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम सॉलिड ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये एक सॉलिड वाइट कलर का ये बेटा आपको मिलता है पाउडर, ठीक है। और आपको देखने पर ये मिल रहा है कि ये जो रिएक्शन आपको लग रही है देखने में, वो कौन सी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें ये पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। और ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ये बर्न होता है, बर्न विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। और इसको, इस रिएक्शन को करने से पहले हम मैग्नीशियम जो हमारा रिबन है उसको सैंड पेपर से रब करते हैं टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, जो पहले से प्रेजेंट लेयर है उसको हटा देते हैं जिससे कि हमारी सही रिएक्शन हो सके। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 में क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। देखिए बेटा 9th क्लास में आपने फॉर्मूले लिखने सीख लिए थे। अगर आपको फॉर्मूले लिखने आते हैं तभी आप रिएक्शन को लिख पाओगे। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए समझा देती हूँ कि जो लेड है वो +2 स्टेट में है और NO3 -1 स्टेट में है। हमें पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाना है, इसीलिए हमने NO3 के भी दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट। अब इस लेड नाइट्रेट में इसने क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है, दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या मिलेगा आपको, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको PbI2 मिलता है, यहाँ पर PbI2 मिलता है और साथ में मिल जाएगा KNO3, साथ में क्या मिल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा।
जो भी रिएक्शन आप लिखते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पर पोटेशियम के 2 एटम हैं, यहाँ भी पोटेशियम के 2 एटम हो गए, नाइट्रेट के 2 हैं मॉलिक्यूल, यहाँ भी नाइट्रेट के 2 हैं मॉलिक्यूल, और आई भी के भी 2 है और यहाँ पर आई के 2। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन में फेज जरूर लिखेंगे। तो PbI2 का हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए नीचे की तरफ एरो लगाते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और हमें मिलता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो यहां पर हमें सबसे पहले कलर चेंज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, कलर चेंज हुआ। ठीक है, कलर चेंज हुआ यानी कि ये एक केमिकल चेंज है। हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंज में गैस का इवोल्यूशन होता है या फिर कलर चेंज होता है, कोई प्रेसिपिटेट बनता है। अगर ये सारी चीजें हो रही होती है उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो इस रिएक्शन से जब येलो प्रेसिपिटेट आया तो ये प्रूव हो गया कलर चेंज होकर कि ये एक केमिकल चेंज है। दूसरा, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है, PbI2 का प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं कि दोनों ही लेड नाइट्रेट और Ki दोनों ही एक्वस फेज में है और यहाँ पर क्या हुआ है, पोटेशियम में ये K पॉजिटिव होता है और I नेगेटिव होता है। तो आप देख रहे हो लेड पॉजिटिव के साथ NO3 नेगेटिव जुड़ा हुआ था। इसका NO3 नेगेटिव यानी कि इसका एनायन इसके कैटायन के पास चला गया और इसका एनायन इसके कैटायन के पास चला गया। इट इज अ जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया और डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एक्टिविटी है वो डबल डिस्प्लेसमेंट को हमें समझाती है। तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3 बातें हमें इस एक्टिविटी से समझ में आई, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ये तो आपने अपनी लैब में जरूर किया होगा। इसमें क्या लेते हैं हम, कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, ठीक है, और इनको टेस्ट ट्यूब में ले लो या फिर इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क में आपने ले लिया। अब इसमें आपने धीरे धीरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया या फिर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसलिए इनको बहुत धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसे ड्रॉपर से ऐड कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर क्या देखा, क्या चेंज देखा, ये आपको बताना है। दूसरा, जब आपने इस कॉनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को टच किया तो टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ, ये भी आपको बताना है। देखिए, तो जब आपने जिंक लिया था, जिंक एक मेटल है, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 या HCl एसिड के साथ कराई, ठीक है, ये एसिड है। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या बना देगी, ये जिंक सल्फेट बना देगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये बेटा मेटल है, ये एसिड है। मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। आप इसके पास एक मैच स्टिक लेकर आए, जलती हुई माचिस की तीली लेकर आए या फिर कोई कैंडल लेकर आए, बर्निंग कैंडल, तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। पॉप साउंड आपको सुनाई देती है जो कंफर्म करती है प्रेजेंस ऑफ H2। प्रेजेंस ऑफ H2 को कौन कंफर्म करता है, पॉप साउंड, जब आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन हुई। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली जिसको आपने कंफर्म कर लिया। तीसरी बात यहाँ पर क्या हुई, आप देखो यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन में से, मतलब एसिड में से रिमूव कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले वाली रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ 1 बार हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, अब हमें ये भी कहा गया था कि हमें क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क के टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है कि क्या यहाँ पर कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है। जी हाँ, जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क होगा वो गर्म हो जाएगा, है ना, वो हीटअप हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो ये भी कंफर्म हुआ कि इट इज अ केमिकल चेंज। यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और दूसरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में है एक्टिविटी 1.4। क्या किया इस एक्टिविटी में, हमने लिया थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का ना दूसरा नाम क्विक लाइम भी होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है ना वो क्विक लाइम है, बुझा हुआ चूना भी कहता है इसको, है ना। वो शादियों में जब आप जाते हो आप देखते हो ना, व्हाइट व्हाइट कलर का वो बाहर ऐसे एरो वगैरह लगाए होते हैं उन्होंने, जो यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे वाटर डाला, पानी डाला। स्पीकर में इसने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और इसके अंदर क्या डाला, वाटर डाला। फिर उसने क्या कहा है, टच द बीकर, बीकर को टच करके देखो और फील करो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है। पहले रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी थी यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। जब आपने सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हीट निकलती है। क्या निकलती है, यहाँ पे हीट निकलती है। तो पहली बात क्या हुई कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब आप टच करते हो बीकर को तो आपको ये फील होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है रिएक्शन का। दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हो ए और बी, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, जो ये स्लेग्ड लाइम है, जो ये स्लेग्ड लाइम है, स्लेग्ड लाइम किसको कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं हम, CaOH के होल ट्वाइस को कह रहे हैं हम स्लेग्ड लाइम। इस स्लेग्ड लाइम का यूज व्हाइट वॉश करने में किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है इसका, व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। जब इसका हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, हम इसकी लेयर लगा देते हैं वॉल के ऊपर और लगाकर फिर छोड़ देते हैं, तो ये क्या करती है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है धीरे धीरे उसके साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसी की वजह से जो आपकी दीवारें होती हैं उन पर शाइनी सरफेस आपको दिखाई देती है, वो थोड़ी चमकदार हो जाती हैं। आपने क्या किया होता है, पहले टाइम में ऐसा होता था, अब तो हम डायरेक्ट पेंट यूज करते हैं, पुट्टी करते हैं, पेंट करते हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता था, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब ये जो बुझा हुआ चूना आपने पानी में घोला और फिर इसका दीवार पर एक कोटिंग कर दी जाती थी और छोड़ दिया जाता था। फिर विद टाइम ये CO2 के साथ रिएक्ट करके एक शाइनी सरफेस बना लेता था कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके ऊपर आप अपने मन पसंद जो भी कलर होते थे वो करते थे। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा कॉमन नेम इसका मार्बल भी है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 कॉमन नेम बताए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेग्ड लाइम, आपको कॉमन नेम देगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, और मार्बल का कॉमन नेम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला था तो स्लेग्ड लाइम बना था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 1.5। इसमें क्या किया गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लिया है। जब ये क्रिस्टल बोल रहा है, इसका मतलब इस क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये होता है FeSO4 × 7H2O। जो ये FeSO4 × 7H2O यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये होता है हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या कहते हैं इनको, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं।
क्योंकि इन सॉल्ट के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फेरस सल्फेट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 7 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए हैं, 7 है यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसने क्या किया, इस फेरस सल्फेट के पहले कलर को हम देख लेते हैं। इसका कलर ना ग्रीन कलर का होता है ये। पर इसने कहा है कि इसको हीट किया, तो जब हम इसको पहले हीट करते हैं तो सबसे पहले इसमें से क्या होता है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है निकल जाता है, ये डिहाइड्रेटेड बन जाता है ये सॉल्ट, और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो जब हमने हीट किया तो ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल किसमें कन्वर्ट हो गया? व्हाइट कलर के FeSO4 में, क्योंकि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया। ये जो सॉल्ट है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में आ गया। अब फर्दर जब आप इसका हीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3, SO2 गैस एंड SO3 गैस में। ठीक है बेटा, तो ये Fe2O3 है, ये सॉलिड कलर का होता है, SO2 गैस होती है और SO3 भी यहाँ पर गैस होती है। जो ये SO2 गैस होती है इसकी पंजेंट स्मेल होती है, चोकिंग स्मेल होती है। ठीक है, जैसे कि माचिस जलाने पर आती है ना स्मेल, ऐसी स्मेल आती है। Fe2O3 जो ये हमारा है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हमने ग्रीन कलर के क्रिस्टल से स्टार्ट किया, हीट किया तो पहले ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्दर ये ब्रेक हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया इन Fe2O3, साथ में SO2 गैस और SO3 गैस में। अगर अब इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि यहाँ कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज क्या प्रूव करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा आप देख रहे हो एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन में भी कौन सी डीकम्पोजिशन हो रहा है बेटा? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.6। ये क्या कहती है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसके अंदर क्या लिया? लेड नाइट्रेट को लिया। इस बॉइलिंग ट्यूब को टोंग से पकड़ा और बॉइल करना शुरू कर दिया, ठीक है, फ्लेम के ऊपर। तो कह रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्या होता है कि जब लेड नाइट्रेट को हम कहते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। ये पीछे भी आया था लेड नाइट्रेट जिसमें आपने Ki डाला था। लेड यहाँ पर +2 है, NO3 -1 है, तो फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। आपने इसको हीट करना शुरू किया। तो बेटा जब आप इसे हीट करते हो तो ये टूट जाता है PbO सॉलिड में, ये भी सॉलिड है। NO2 गैस में और O2 गैस में, 2 गैस निकलती है यहाँ पे, NO2 गैस और O2 गैस। इसको पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 4NO2 और यहाँ पे लगा दो ऑक्सीजन 2 2 4 1 5। सिक्स है यहाँ पे, 8, यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं और नाउ इट इज बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। जब PbNO3 के होल ट्वाइस को जब आपने इसको हीट किया, इसका थर्मली इसको आपने हीट कर रहे हो, तो थर्मल आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये टूट गया तो थर्मल डिग्रेडेशन हो गया। तो थर्मल डीकम्पोजिशन या थर्मल डिग्रेडेशन से क्या मिले आपको? 3 प्रोडक्ट मिले। एक PbO सॉलिड मिला, ठीक है, एक आपको इसमें से ब्राउन फ्यूम्स, जैसे ही आपने इसको हीट किया और इसमें से NO2 गैस निकली, इसकी ब्राउन फ्यूम्स आती हैं और आपको ये समझ आ गया कि अच्छा कोई कलर्ड गैस निकल रही है, कलर्ड गैस निकल रही है। कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कलर्ड गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। दूसरी बात, यहाँ पर एक रिएक्टेंट
तीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पर कन्वर्ट हुआ है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है यहाँ पे और थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 हमें क्या बता रही है कि हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है एंड फिर हमने इसमें क्या किए हैं, 2 होल करके फेस पर रबड़, ये जो आपने यहाँ पे रबर स्टॉपर लगा दिए, ठीक है, ये रबर स्टॉपर लगा दिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं और इसके साथ जोड़ दी आपने एक 6 वोल्ट की बैटरी। जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इनमें से एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो पहली बात, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड आपने लगाए। अगर आपसे पूछ रहा है तो आपने कौन से यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए हैं, कैथोड किसका बना हुआ है, एनोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट के आपने लगाए हैं। उसके बाद आपने क्या किया, इस मग के अंदर वाटर डाला, इतना वाटर डाला कि जो इलेक्ट्रोड है ये इमर्स्ड हो जाए, और फिर इसमें कुछ ड्रॉप क्या डाली है, H2SO4 ऐड किया है इसके अंदर, फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया गया। अभी मैं बताऊंगी कि क्यों ऐड किया है। उसके बाद आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली और उल्टी करके, है ना, इन्वर्ट करके यहाँ पे इन जो आपने इलेक्ट्रोड लगाए थे उनके ऊपर रख दी, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे करंट को, स्विच को ऑन करेंगे, करंट पास करेंगे, तो आप देखते हैं कि आपको इन टेस्ट ट्यूब के अंदर ना बबल्स दिखाई देते हैं दोनों इलेक्ट्रोड में। और ये बबल क्या करेंगे, अब ये जो जब आपने ये टेस्ट ट्यूब रखी थी तो वाटर ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो धीरे धीरे ये वाटर का लेवल नीचे आने लगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इसके अंदर गैस आ गई। गैस ने क्या कर दिया, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कोई ऐसी रिएक्शन हुई कि जिसमें गैस फॉर्म हुई। यहां तक बात समझ में आ रही है ना। आगे इसने कहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ द जो आपकी टेस्ट ट्यूब है विल बी सेम। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या सेम गैस कलेक्ट हुई है, सेम अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुआ है। तो बेटा ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये कम है। तो कैथोड वाले के अंदर ज्यादा गैस कलेक्ट हुई है। जो इधर वाला है ये देखो कैथोड है, इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है दैट इज एनोड, ठीक है। फिर आप इन गैस को टेस्ट करने के लिए कि कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है, आप लेकर आए बर्निंग कैंडल, राइट। अब आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या होता है दोनों टेस्ट ट्यूब में जब आप लेकर आते हो, कौन सी गैस प्रेजेंट है, क्या रिजल्ट निकला। तो चलिए शुरू से देखते हैं। आपने वाटर लिया था, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी जब पास की, तो इस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इसका डीकम्पोजिशन हो गया, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और ये वाटर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। बोथ आर गैस, ये लिक्विड था एंड ये अब मैंने लिख दी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्या हुआ होगा, जब आपने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो वहां पे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपको मिली, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। ये बात समझ में आती है। और आपने जो इलेक्ट्रोड लिए थे वो कार्बन के बने हुए थे। अब आपने उसमें पहले ना डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड किया था। वो मैम किस लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है वाटर कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को गुड कंडक्टर बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। अब जब हमने ऑब्जर्व किया था तो हमने देखा था कैथोड के ऊपर वाली जो ट्यूब थी उसमें ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा था, ज्यादा खाली स्पेस मिल रहा था कंपैरेटिव टू एनोड के ऊपर वाली ट्यूब। तो बेटा कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है
एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है और आप इक्वेशन से देख रहे हो कि जो वॉल्यूम है वो 2:1 है। अगर ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट मिल रहा है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन के वॉल्यूम का, इसीलिए एनोड के ऊपर वाली ट्यूब में ज्यादा डबल स्पेस मिल रहा है कंपैरेटिव टू कैथोड के ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब। क्लियर? अब हम इनका टेस्ट करेंगे। हम इसके पास लेके आए बर्निंग कैंडल। तो जो हाइड्रोजन यानी कि जो कैथोड के ऊपर वाली जो गैस थी, जो कैथोड के अंदर गैस कलेक्ट हुई थी टेस्ट ट्यूब में, वो गैस बर्निंग कैंडल लाने पर पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड आती है वहां पे। ये कंफर्म हो गया कि वहां पर हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। और जो एनोड के ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब है, जब वहां पर आप बर्निंग कैंडल लेकर आए तो वो कैंडल जो है वो ब्राइटली बर्न होने लगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है ये कंबशन में हेल्प करती है, इसीलिए ये जो ट्यूब है वो ब्राइटली बर्न होने लगी। और ये जो कैंडल है, तो हमें कंफर्म हो गया कि हमें कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन मिली, और कैथोड और एनोड के बीच में जो रेशो था, वॉल्यूम का जो रेशो था, वो 2:1 है। एंड इट इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.8। इस एक्टिविटी में क्या लिया गया? सिल्वर क्लोराइड लिया, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड, और इसको चाइना डिश में लिया, एक ग्लास की एक डिश होती है उसमें रख लिया, और इसको थोड़े टाइम के लिए कहाँ रख दिया? इसको रख दिया सनलाइट के अंदर। ठीक है, तो पहले जब हमने AgCl को लिया था तो ये व्हाइट कलर का था। इसने कहा है ना व्हाट इज इट्स कलर, इसने इसका कलर पूछा है, तो ये व्हाइट कलर का AgCl था। जब इसको सनलाइट के अंदर रखा तो सनलाइट की प्रेजेंस में इस AgCl का डीकंपोजिशन हो गया और आपको सिल्वर सॉलिड और Cl2 गैस मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब आपने व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड रखा था तो थोड़े टाइम बाद ये सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ? इसने कहा ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम बाद ये ग्रे कलर का वहां पे पाउडर बन गया। वो ग्रे कलर का पाउडर किस चीज का था बेटा? वो सिल्वर का था, क्योंकि क्लोरीन तो उड़ गई, क्लोरीन तो निकल गई, क्लोरीन गैस। तो यहां पर क्या हुआ है? कलर चेंज हुआ है, और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। साथ में कलर चेंज हुआ है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये प्रूव हो। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये देखिए, इस एक्टिविटी में क्या लिया? इस एक्टिविटी में 3 आयरन की नेल्स ली। कील समझते ना, कील, आयरन की नेल्स जो हम दीवारों में लगाते हैं, है ना, तो ये वो नेल्स ली गई, और इनको सबसे पहला जो काम किया गया, उनको सैंड पेपर से साफ किया गया। सैंड पेपर से इसको हमने क्या किया? रब किया, क्लीन किया। क्यों किया सैंड पेपर से क्लीन? पहला क्वेश्चन यही आता है। ये जो नेल्स होती है इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको पहले मतलब रस्टिंग हो रखी होती है, Fe2O3 की एक लेयर होती है, तो हम इसको पहले रिमूव करते हैं जिससे कि हमारी फर्दर रिएक्शन में ना कोई दिक्कत ना आए, है ना, कोई हिंड्रेंस कॉज ना हो। तो टू रिमूव ऑक्साइड लेयर या रस्ट, इसको हम रिमूव करते हैं सैंड पेपर। अब हमारे पास जो अब ये नेल्स आ गई हैं, इनको हम आगे प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। और हमने क्या ली? 2 टेस्ट ट्यूब ली, और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 हमने टेस्ट ट्यूब ली, एक हमने A ली, एक हमने B ली, और दोनों के अंदर हमने क्या डाला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। क्या डाला बेटा? कॉपर सल्फेट। जब इस सॉल्यूशन को देखा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, राइट। अब थ्रेड की हेल्प से देखो, ये दिखाया भी हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। एक ए को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, बी वाली ट्यूब को लिया और इसमें थ्रेड की हेल्प से 2 नेल डाल दी। एक नेल को हमने रेफरेंस के लिए रख दिया, 2 नेल को डाल दिया। 20 मिनट तक ये नेल इसमें पड़ी रही। तो हमने जब आकर देखा तो हमने देखा जो ये सॉल्यूशन था, देखो ये जो बी टेस्ट ट्यूब थी, ये आपको दिखाई दे रही है, ये बेटा कैसी हो जाती है? इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। प्रीवियसली ये ब्लू कलर था, आपने जब इसके बराबर में इसको रखा ए के बराबर में, तो देखा ए में तो ग्रीन कलर है और बी का कलर कैसा हो गया है? लाइट ग्रीन हो गया है, कलर चेंज हो गया है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इन आयरन नेल्स को देखा
तो स्टार्टिंग में हमने 3 आयरन नेल ली थी, एक को हमने छोड़ दिया था, ये वाली आयरन नेल को हमने छोड़ दिया था, और 2 को हमने इसके अंदर डिप किया था। इन दोनों आयरन नेल को जब हमने देखा तो पहले ये ग्रे कलर की थी, ये किस कलर की थी, ग्रे कलर की थी। नाउ ये ब्राउन कलर की इनके ऊपर एक लेयर आ गई, ये ब्राउन कलर की एक लेयर आ गई। ये जो 2 चीजें हमने देखी कि सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया और नेल का भी कलर चेंज हो गया, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर ये जो आयरन था, आयरन सॉलिड है ना, उसने कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, नेल ग्रे कलर की थी, जब हमने डिप करी इसके अंदर ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, जब हमने इनको डिप किया तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, तो हमें FeSO4 का सॉल्यूशन मिलेगा बेटा, FeSO4 का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में मिलेगा कॉपर पाउडर जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो अब जो टेस्ट ट्यूब थी हमारी, जो लाइट ग्रीन कलर की हो गई थी, वो क्यों हो गई थी? क्योंकि इसके अंदर FeSO4 प्रेजेंट था, कॉपर सल्फेट नहीं था। कॉपर सल्फेट तो निकल गया, कहाँ निकल गया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया, और उसकी जगह किसने ले ली? आयरन ने ले ली। और कॉपर कहाँ गया मैम? कॉपर बेटा देखो इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और इस नेल को इसने ब्राउन कलर का कर दिया। यहां तक कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केवल डिस्प्लेसमेंट है, डबल नहीं है, क्योंकि केवल आयरन ने ही कॉपर को डिस्प्लेस किया है। दूसरा, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि आपने सैंड पेपर को रब करना है ऑक्साइड लेयर को वाइप ऑफ करने के। दूसरा, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया है, क्योंकि ब्लू वाला कॉपर सल्फेट था, अब लाइट जो है वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। जो ग्रे कलर की नेल थी वो भी ब्राउन कलर की नेल में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर पाउडर का डिपोजिशन हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज 1.10। इसमें क्या किया है कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। सोडियम सल्फेट इज Na2SO4, क्योंकि जो सल्फेट आयन होता है इस पर -2 चार्ज होता है, सोडियम पर +1, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। अब जो ये Na2SO4 सॉल्यूशन था, इसको हमने ड्रॉप वाइज किसमें डाला, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये पूछ रहा है। जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, कौन कौन से 2 सॉल्यूशन, Na2SO4 के सॉल्यूशन को और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, तो बेटा यहाँ पे सोडियम, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये मतलब कैटायन है, ये एनायन है। तो इस कैटायन ने इस एनायन के साथ बॉन्डिंग कर ली, और इस एनायन ने इस कैटायन के साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो 2 बार यहाँ एक्सचेंज हो गया, तो हमें मिला NaCl प्लस BaSO4, तो 2NaCl कर देंगे, और ये दोनों भी एक्वस, ये एक्वस नहीं है, ये प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जब दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, तो आपने देखा कि थोड़ी देर में नीचे की तरफ यहाँ पर बेरियम सल्फेट इकट्ठा सेटल डाउन होने लगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स होकर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना दिया। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11। इसमें क्या किया है, कॉपर पाउडर को लिया है, चाइना डिश के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया है, सॉलिड हमारा कॉपर पाउडर है, और ये जो कॉपर पाउडर आपको दिख ही रहा है, कलर इसका ब्राउन कलर का है। कैसा है बेटा, ब्राउन कलर का है। और इसको हमने हीट करना शुरू किया।
जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, और एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये जो कॉपर है वो रिएक्ट करेगा, और ब्लैक कलर का जो ये पाउडर स्टार्टिंग में आपको ब्राउन दिख रहा है ना, ये सारा ना ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम्स ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ही रहेगा लेकिन ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ क्या है इस रिएक्शन में? पहली बात तो आपको कलर चेंज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहाँ पर कलर चेंज दिखाई देगा, ब्राउन पाउडर ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा, ये जो रिएक्शन है इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है मैम? जहां पर एक एलिमेंट या एक जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है उस रिएक्शन में, जिस किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या कंपाउंड का। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट एक्टिविटी, इट इज एन रिकॉल एक्टिविटी 1.1। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम, जो पहली एक्टिविटी रिकॉल करेंगे इस एक्टिविटी को, फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी? मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे एयर में, यानी कि ऑक्सीजन में बर्न कर रहे थे। डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है और एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। इसने कहा, पूछा है हमसे कि इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। साथ ही ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इट्स ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने कर ली है, और आई होप आपको ये वाली जो हमारी वीडियो है बहुत हेल्पफुल लगेगी और आपको बहुत मजा आएगा इन सारी एक्टिविटीज को रिवाइज करने के लिए। बेटा पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।